हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने 10 जगहों पर हड़प ली नेपाल की जमीन। जी हां दोस्तों, मचा बवाल, बताएंगे बड़ी खबर। और हिंदुओं को भी मंदिर जाने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत ने कतर के सामने उठाया जाकिर नाइक का मुद्दा। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच बताएंगे जहां इमरान खान रोते हुए दिखाई दिए और रोते हुए कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अमित शाह जी ने खुद श्रद्धा वॉकर हत्याकांड पर दिया है अपना बयान। बताएंगे क्या कहा इन्होंने, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बेस्ट है, सबसे नंबर 1 है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने नेपाल की 10 जगहों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर कर दिया कब्जा। जी हां दोस्तों, और हिंदुओं को भी मंदिर जाने पर लगाई रोक। बता दें रिपोर्ट में बड़ा खुलासा क्या है। नेपाल की पिछली कम्युनिस्ट सरकार पूरी तरह से चीन की गोद में बैठी थी, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। नेपाल सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि चीन 1-2 नहीं बल्कि 10 जगहों पर उसकी जमीन को अपनी सीमा में मिला चुका है। रिपोर्ट में ये तक बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में तो चीन इतनी दादागिरी पर उतर आया है कि हिंदू और बौद्धों को मंदिरों तक जाने से भी रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेपाल की तमाम सरकारें इस मसले पर संदिग्ध चुप्पी साधे रही है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने में जुटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने सलामी स्लाइसिंग की अपनी रणनीति पर चलते हुए नेपाल की उत्तरी सीमा पर बहुत बड़ा खेल कर दिया है। चीन ने नेपाल के उत्तरी बॉर्डर पर कम से कम 10 स्थानों पर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाली कृषि मंत्रालय की ओर से जारी सर्वे दस्तावेजों के मुताबिक चीन 36 हेक्टेयर नेपाली जमीन को अपने हिस्से में मिला चुका है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने विभिन्न माध्यमों से जो जानकारी उपलब्ध की है, उसके मुताबिक नेपाली गृह मंत्रालय भी अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि सीमा मुद्दे को नेपाल की स्टेट पॉलिसी के रूप में आवश्यक तौर पर शामिल करना होगा। शायद चीन नेपाल के साथ अचानक से इस तरह की साजिशें नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं नेपाल के लोग अब तक इस समस्या की भयानकता को समझने में देर करते रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर थी दोस्तों, जो हमने आपको बताया है, क्योंकि चीन ने नेपाल की जमीनें कब्जाई और नेपाल शांत बैठा रहा। दोस्तों अब रिपोर्ट में जो ये खुलासा हुआ है, इसके बाद पूरे नेपाल में तहलका मच गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, और जिस प्रकार से हिंदू समुदाय और बुद्ध समुदाय को मंदिर जाने पर लगाई जा रही है रोक, दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर। ऐसे में दोस्तों जितना ज्यादा नेपाल चाइना की तरफदारी और चाइना की चीजों में घुस रहा था, बिल्कुल ठीक उसी तरह का धोखा अब चाइना ने नेपाल को दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, मानते कि नहीं आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में लिखकर, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी तक ये खबर पहुंचे। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान में पहली बार मुल्ला जनरल बना आर्मी चीफ। सेना में इस्लामिक कट्टरपंथ को मिलेगी हवा, भारत को रहना पड़ सकता है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर देश में नए आर्मी चीफ की तैनाती कर दी है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के पत्नी बुशरा बीवी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। इस्लाम के नाम पर भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान में संभवतः है पहली बार हुआ है जब एक ऐसा शख्स देश के सबसे शक्तिशाली पद की कुर्सी पर बैठा है, जो मुल्ला जनरल के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञों ने भारत को पाकिस्तानी सेना में इस्लामी कट्टरपंथ से सतर्क रहने की सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल असीम मुनीर ने कुरान को पूरी तरह से याद कर रखा है, और ये यही वजह है कि उन्हें मुल्ला जनरल कहा जाता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक असीम मुनीर सऊदी अरब में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात रहने के दौरान कुरान को पूरी तरह से याद कर लिया था, और यही वजह है कि उन्हें हाफिज कुरान कहा जाता है। मुनीर को धार्मिक रूप से बहुत कट्टर माना जाता है। पाकिस्तान के मामलों पर नजर रखने वाले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व विशेष सचिव रामनाथन कुमार का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्मी चीफ
बना है जो कुरान को पूरी तरह से याद करने वाला है, इसीलिए उन्हें मुल्ला जनरल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत के साथ भी वसीम जनरल के संबंध बेहद ठीक नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पुलवामा हमले के वक्त में ISI के चीफ थे मुनीर। जी हाँ, पुलवामा हमले के वक्त असीम मुनीर पाकिस्तानी ISI के चीफ थे। पुलवामा में CRPF काफिले पर हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब होते चले गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनका कट्टर होना और भारत में पुलवामा होना दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और गर्त में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और भारत के लिए भी एक तरीके से ये खतरे के ही समान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को अलर्ट रहने की भी विशेषज्ञों ने चेताया है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो वसीम को लेकर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। फिलहाल अगर आपको भी लगता है कि अपने भारत में जब तक मोदी जी हैं तब तक दुश्मन ऐसे ही पस्त होते रहेंगे तो जवाब जरूर दीजिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर भारत ने कतर के सामने उठाया जाकिर नाइक का मुद्दा। विदेश मंत्रालय से कह दी ये बात, बताते विवादित इस्लामिक धर्मोपदेशक जाकिर नाइक को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि जाकिर नाइक के वांछित बोले तो वांटेड होने का मुद्दा कतर के सामने उठाया गया है। दरअसल कतर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। टूर्नामेंट के आगाज पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी, भड़काऊ भाषण और आतंक से जुड़ी गतिविधियों का आरोपी जाकिर नाइक कतर पहुंचा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर ने भारत को बताया है कि जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए कोई ऑफिशियल निमंत्रण नहीं दिया गया था। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन पर रशिया के ताबड़तोड़ हमले, राजधानी कीव समेत कई जगह बिजली गुल। जी हाँ, यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर नए सिरे से रूसी सैन्य बलों के मिसाइल हमलों के बाद देश की राजधानी कीव के करीब 70% हिस्से में बृहस्पतिवार सुबह बिजली गुल हो गई। यूक्रेनी बुनियादी ढांचों पर रशिया द्वारा बुधवार को किए हमलों के कारण देश के अधिकतर हिस्सों में बिजली चली गई। यूक्रेन का विद्युत नेटवर्क पहले ही संकट में और इन हमलों ने सर्दियां शुरू होने के बीच हालत और खराब कर दी है। इन हमलों के कारण पड़ोसी मालदोवा में भी बिजली का संकट पैदा हो गया है। रशिया ने 9 महीने पहले 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। उसके बलों को युद्ध के मैदान में मिले झटकों के बाद से रशिया अब यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर विनाशकारी हमले कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कीव के मेयर विताली क्लिस्को ने एक बयान में बताया है कि इंजीनियर बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान ने अमेरिका पर फिर लगाए आरोप। कहा अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए की बंदूक की तरह इस्तेमाल किया। जी हाँ, आतंकवाद के मुद्दे पर इमरान का छलका दर्द बता दें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका के साथ अपने देश पाकिस्तान के संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का प्रयोग किराए की बंदूक की तर्ज पर कर रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और भारत के संबंध बेहद सभ्य हैं, तो वहीं इसकी तुलना में पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बेहद अशोभनीय है। खास बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के आला कमान ने पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी अप्रैल में उन्होंने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने के संकेत भी दिए थे, लेकिन एक बार फिर कल उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस आतंकवादी मुद्दे पर इमरान खान के दर्द को छलकते हुए देखा जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये पूछे जाने पर कि क्या वो मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनके अच्छे संबंध हो सकते हैं, तो इमरान खान ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र आलोचना को स्वीकार करता है, लोकतंत्र अन्य लोगों के दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, गुलामी नहीं करते। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेपाल में जमीन हड़पने के बाद अब कनाडा से भी चीन को लेकर बड़ी खबर, जहां चीन ने कनाडा में भी खोल दिए अपने पुलिस थाने। सरकार ने शुरू कर दी जांच। जी हां, अमेरिका और नीदरलैंड के बाद कनाडा पुलिस भी कथित तौर पर चल रहे चीनी पुलिस थानों की जांच में जुट गई है। दरअसल कुछ समय पहले एक संस्था की रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया के कई बड़े शहरों में चीन अपने पुलिस थाने चला रही है, और इस रिपोर्ट के बाद नीदरलैंड और अमेरिका ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी थी। इसके बाद चीन ने भी बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कोई पुलिस थाने नहीं बल्कि चीनी नागरिकों की मदद के लिए बनाए गए हेल्प सेंटर हैं। कनाडा पुलिस ने इस मामले में कहा है कि ग्रेटर टोरंटो इलाके में चीनी पुलिस थानों के संचालित होने की रिपोर्ट्स की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ग्रेटर टोरंटो इलाके में चीनी पुलिस थाने कनाडा की सुरक्षा के लिए
खतरा है। ऐसे में कनाडा पुलिस इस मामले में पूरी तरह से जांच में जुट गई है। जी हाँ दोस्तों, यूरोप की मानवाधिकार संस्था सेफ गार्ड डिफेंडर्स की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बांग्लादेशी गृह मंत्री ने 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका सराही। तीस्ता जल संधि को लेकर जताई उम्मीद। बता दें, पिछले हफ्ते नो मनी फॉर टेरर के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने भारत आए बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने एक विशेष साक्षात्कार में नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अभूतपूर्व समर्थन दोनों देशों के बीच सौहार्द का मूल था। साक्षात्कार में खान ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते को साझा इतिहास, साझी विरासत, सांस्कृतिक संबंध के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत द्वारा सैन्य सहायता प्रदान करना, 10 मिलियन शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करना दोनों देशों के बीच सौहार्द का मूल था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं पुतिन। फूले हुए हाथ और कांपते हुए पैर से उठने लगे सवाल। बता दें, यूक्रेन से जंग के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुतिन की जो ताजा तस्वीर सामने आई है उसमें उनके हाथ को लेकर अच्छी खबर नहीं है। दरअसल पुतिन फूले हुए हाथों से कुर्सी को कसकर पकड़ते हुए देखे गए। पुतिन को मंगलवार बोले तो 22 नवंबर को क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल के साथ एक बैठक में देखा गया। उन्हें कांपते हुए पैरों को असहज रूप से हिलाते हुए देखा गया। उनके हाथों पर बैंगनी रंग के धब्बे देखे गए। जी हाँ, यही नहीं, रशिया की राजधानी मॉस्को में डियाज कैनेल के साथ बात करते हुए उनके फूले हुए चेहरे वाले अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखा गया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहाँ पर लेकिन उससे पहले गेट वेल सून पुतिन जरूर कह दीजिएगा आप लोग, क्योंकि भारत और रशिया के बीच जो रिश्ता है दोस्तों वो आपके हिसाब से भी बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। बात करें और खबर की, जहां अंडमान में भारत की अध्यक्षता में होने जा रही G20 की बैठक के लिए तैयारियां पूरी। बता दें, भारत की अध्यक्षता में होने जा रही G20 की बहुप्रतीक्षित बैठकों में से एक के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बैठक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 26 नवंबर को होगी। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। बैठक का आयोजन हैवलॉक द्वीप के नाम से मशहूर स्वराज द्वीप में किया जाएगा। ये स्थान पोर्ट ब्लेयर से समुद्र के रास्ते लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है और यहाँ सरकारी जहाजों और निजी पोत के जरिए पहुँचा जा सकता है। सूत्रों ने कहा है कि प्रतिनिधि 25 नवंबर को एक चार्टर्ड विमान से पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे और बैठक अगले दिन होगी। उनके 27 नवंबर को प्रस्थान करने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि नई दिल्ली में G20 सचिवालय ने स्वराज द्वीप की लोकप्रियता और प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए एक बैठक यहाँ आयोजित करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत की अध्यक्षता में होने जा रही इस G20 की बहुप्रतीक्षित बैठकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा आप लोग। बात करते हैं और खबर की, जहां पर सुधारवादी नेता अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। राजा अब्दुल्ला अहमद शाह ने दी मंजूरी। बता दें, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम होंगे। सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने त्रिशंकु संसद की अनिश्चितता खत्म करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनने की मंजूरी दे दी। मलेशिया में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण सरकार नहीं बन पा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मलेशिया के नए पीएम अनवर इब्राहिम को बधाई देते हुए कहा कि आपको मलेशिया का प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाने पर मैं भारत मलेशिया सामरिक साझेदार को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। मलेशिया में हुए शनिवार यानी 19 नवंबर को हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण सरकार नहीं बन पा रही थी। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में बढ़ा खाना और ठंड का संकट, घरेलू सामान बेचने को मजबूर हुए लोग। बता दें, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी ICRC ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की आधी आबादी यानी 20 मिलियन बोले तो 2 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ICRC के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद से अफगान लोग भूखे मर रहे हैं। वे अपने ही देश में सुख शांति से जीवन व्यतीत करना भूल गए हैं। अफगानी नागरिकों को 2 वक्त का खाना खाने के लिए मजबूरन अपने घरों का सामान बेचना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें और खबर की, जहां पर गगन थापा ने बढ़ाई देवबा की मुश्किलें, अगला प्रधानमंत्री बनने का दावा। जी हाँ, नेपाल में हुए संसदीय और प्रांतीय आम चुनाव में ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं जिनका अनुमान पहले नहीं लगाया गया था। इससे अगली सरकार के बारे में अनिश्चय और बढ़ गया है। 6 महीने पहले बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी
और तराई में कुछ नई पार्टियों को मिली अप्रत्याशित सफलता से सारे समीकरण गड़बड़ाए गए लगते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का गठन टीवी स्टार रवि लमीछाने ने किया था। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां बाजवा की शेखी सहिया नियाजी के आंसू 1971 की जंग पर फर्जी इतिहास पढ़ा गए पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले उस सच को छिपाने की कोशिश की जो पाकिस्तान आर्मी की सबसे नाजुक और दुखती हुई रग है। ये रग है 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की कमर तोड़ हार, वही हार जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस लड़ाई में मात खाने के बाद जनरल नियाजी की सरेंडर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करती तस्वीरें वो रिकॉर्ड है जिसे कोई पाकिस्तानी नहीं देखना चाहता है। बांग्लादेश का जन्म 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत है। अब इस तथ्य से पाकिस्तान मुंह तो चुरा नहीं सकता, लेकिन वो तथ्यों को अक्सर तोड़ना मरोड़ना रहता है। इसी सिलसिले में रावलपिंडी में एक कार्यक्रम में जनरल बाजवा ने फिर से 50 साल पुरानी हार से मुंह चुराने की कोशिश की। आखिर क्या कहा बाजवा ने 71 की जंग पर? बता दे, बाजवा ने कहा, मैं आपके सामने वैसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिस पर लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और बात 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को लेकर हुई लड़ाई से जुड़ी है। मैं यहाँ कुछ तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूँ। पूर्वी पाकिस्तान का बनना एक राजनीतिक नाकामी थी, ना कि सैन्य नाकामी। इस जंग में सरेंडर करने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं बल्कि सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़े थे। आर्मी चीफ ने झूठ पर झूठ बोलते हुए कहा कि इन 34,000 पाकिस्तानी सेनाओं का मुकाबला भारत की 2.5 लाख सेनाओं और मुक्ति वाहिनी के 2 लाख ट्रेंड सदस्यों से हुआ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे अपने इस लोकसभा न्यूज चैनल पर। बता दें, बांग्लादेश बनने के 50 साल बाद बाजवा भले ही ऐतिहासिक सच को झूठ का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके हर बयान और उसकी वास्तविक सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, बाजवा ने कहा कि 1971 की जंग राजनीतिक नाकामी थी, यानी कि बाजवा अपने देश को बताना चाहते हैं कि ऐसा पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हुआ और सेना ने अपना काम सही किया। लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है कि बांग्लादेश का बनना राजनीतिक नाकामी तो थी ही, पाकिस्तान की सेना भी इसमें बुरी तरह हारी थी। हालांकि बांग्लादेश आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये खबर लंबी हो जाएगी इसलिए हम आपको पूरी स्टोरी नहीं बता सकते, लेकिन कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यही है कि बाजवा ने अपने पाकिस्तान की हर वो चीज को छुपाने की कोशिश की है जिसमें पाकिस्तान गिरता हुआ नजर आया है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे जनरल बाजवा को लेकर? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा और भारतीय सेना जय हिंद कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां यूएई का बड़ा फैसला, पासपोर्ट पर ऐसे नाम वाले भारतीयों को नहीं मिलेगी यात्रा की अनुमति। जी हां, अगर आप या कोई आपका जानकार जल्द यूएई जाने की तैयारी कर रहा है तो ये जानकारी आपके लिए काफी जरूरी है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने यात्रा दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। नए निर्देशों के तहत अब अगर किसी भी शख्स के पासपोर्ट पर उसका सिर्फ सिंगल नाम लिखा है, यानी सरनेम, उपनाम का कॉलम खाली है, तो वो यूएई नहीं जा सकता है और ना ही वहां से आ सकता है। यूएई सरकार के अनुसार सभी यात्रियों के पासपोर्ट पर पहला और अंतिम दोनों नाम स्पष्ट होने चाहिए। 21 नवंबर से यूएई ने इस नए नियम को लागू कर दिया है। यूएई सरकार के हवाले से एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका सरनेम होना यानी लास्ट नेम होना बहुत जरूरी है दोस्तों नाम के साथ में। ऐसे में कितने भाई बहन ऐसे हैं जो यूएई जाते हैं या फिर उनके फैमिली में कोई जाता है दोस्तों, और इस प्रकार का केस है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर श्रद्धा वॉकर हत्याकांड पर भी बोले अमित शाह जी, कहा मैं लोगों से कहना चाहता हूं। पूरी बात आपको बता दें दोस्तों, श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। मामले की जांच कर रही पुलिस रोजाना नए नए खुलासे कर रही है। इस घटना पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी सजा सुनिश्चित करेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा पूरे मामले पर मेरी नजर है। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिसने भी ऐसा किया है, कानून और अदालतों के जरिए दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष कम से कम समय में सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह जी ने यह बयान टाइम्स नाउ समिट में दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में श्रद्धा वाले केस में आपका क्या कहना है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर अमित शाह जी ने कहा हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, गलत तरीके से लिखा गया। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी असमिया योद्धा लचित बरफुकन
की 400वीं जयंती समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि लचित बरफुकन का जीवन न केवल एक सेनापति के रूप में बल्कि एक देशभक्त के रूप में रहा। सराय घाट की लड़ाई को आज भी याद किया जाता है और याद किया जाना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा, मैंने हमेशा सुना है कि हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और गलत तरीके से लिखा गया है। ये सच हो सकता है, लेकिन अब हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखने से कौन रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा, मैं यहाँ सभी विद्वानों और प्रोफेसरों से अपील करता हूँ कि वे देश के किसी भी हिस्से में 150 से ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और 300 ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में शोध अध्ययन और लेखन करें जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। बात करते हैं और खबर की, जहां अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार, कहा कभी नहीं बन सकेंगे मुख्यमंत्री। जी हां, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गहलोत ने गुरुवार को सचिन पायलट को गद्दार बता दिया। सचिन पायलट पर हाल फिलहाल में गहलोत का यह सबसे बड़ा हमला है। कुछ समय से गहलोत सीधे सचिन पायलट से जुड़े सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। पायलट को गद्दार बताते हुए गहलोत ने कहा है कि वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, एनडीटीवी से बात करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। ऐसा आदमी जिसके पास 10 विधायक नहीं है, जिसने विद्रोह किया, उसने पार्टी को धोखा दिया, वो गद्दार है। उन्होंने आगे कहा कि ये भारत के लिए पहली बार था कि जब एक पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में दो फाड़ होता नजर आया है दोस्तों, और कांग्रेस भी दो फाड़ होती नजर आई है। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर ऋचा चड्ढा के खिलाफ एक्शन लेंगे। जी हां, बीजेपी नेता ने कहा ये कोई उद्धव सरकार नहीं, दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने विवादित ट्वीट को डिलीट करके भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन ये मामला शांत होता नहीं दिखाई दे रहा। ऋचा चड्ढा के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस की ओर से भले ही ये कहा जा रहा है कि उनके नाना जी भी फौज में थे और मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। हाल ही में सेना के कमांडर ने कहा था कि यदि सरकार आदेश देगी तो वो पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है। और इस ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने रिएक्ट करते हुए कमेंट किया था कि गलवान हाई बोल रहा है। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। आपको बता दें, इतना ही नहीं, अक्षय कुमार भी भड़क उठे। जी हाँ दोस्तों, अक्षय ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा है कि हमें कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि ये देखकर दुख होता है, कुछ भी हो हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो है तो आज हम हैं। अक्षय ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी बनाया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऋचा चड्ढा के उस बयान को लेकर दोस्तों आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां पर अगर आप भी बनवाना चाहते हैं आयुष्मान कार्ड तो पहले जरूर कर ले ये काम, वरना हो सकती है दिक्कत। जी हाँ, केंद्र सरकार हर साल कई नई योजनाओं की सौगात गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों को देती है, जबकि कई पुरानी योजनाओं को बेहतर बनाकर भी उनके लाभ लोगों तक पहुंचाती है। ऐसे में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री का योजना है। इसे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए चलाया। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जिसके बाद कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ऐसे में कार्ड कैसे बनवा सकते हैं दोस्तों, आवेदन कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया। आप देख ही पा रहे होंगे स्टेप 4 तक है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।